नाज़रीन, एक तरफ इसराइल जो है वो गजा में वायलेशंस कर रहा है और दूसरी तरफ एक बार फिर लेबनान के ऊपर जो अटैक किया गया है। तो इसराइल के जो वायलेशंस हैं इधर गजा में, वेस्ट बैंक में और लेबनान में वो जारी हैं। तो हमास जो है वो मीडिएटर्स को ये कह रही है कि जो सीज फायर है उसकी मुकम्मल इंप्लीमेंटेशन जो है वो करवाई जाए। लेकिन बहरहाल इसराइल का बार बार ये रवैया साबित कर रहा है कि मिडिल ईस्ट में जो एक लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन है वो इसराइल के होते हुए मुमकिन नहीं है। और दूसरी तरफ नाज़रीन, मागा जो है वो अमेरिका में इस बात को आगे बढ़ा रही है कि इसराइल के लिए जो फंडिंग है उसको हमें रोकना होगा। मागा जो है वो खुलकर इसके ऊपर तहरीक को आगे बढ़ा रही है। तो मिडिल ईस्ट में जंगों का जो खतरा है वो अपनी जगह पर बरकरार है, जो बुनियादी लड़ाई थी वो अपनी जगह पर मौजूद है। तो ना सिर्फ मिडिल ईस्ट की जंगें बल्कि अब दुनिया में नए फ्रंट्स भी खुल रहे हैं। और दूसरी तरफ यूके ने यह अनाउंस किया है कि वो 5000 मिसाइल जो है वो यूक्रेन को देने जा रहा है, 5000 मिसाइल्स। और वेनेजुएला की जानिब से नाज़रीन एंटी शिप जो मिसाइल्स हैं, एंटी शिप मिसाइल जो अमेरिकन वॉरशिप्स को निशाना बना सकते हैं, उसका मुजाहरा किया गया है। और ये मिसाइल जो है वो अमेरिकन फाइटर जेट से फायर किए जा सकते हैं। और जो वेनेजुएला की आर्मी है वहां से बहुत बड़ी स्टेटमेंट जारी हुई है। वेनेजुएला की आर्मी ने यह कंफर्म किया है कि वो न सिर्फ प्रेसिडेंट मडोरो के साथ खड़े हैं बल्कि वो किसी भी ऐसे गवर्नमेंट को तस्लीम नहीं करेंगे जिसको अमेरिका यहां पर इंस्टॉल करने की कोशिश करेगा। तो जो फौजी बगावत है, जो CIA का पुराना कुलिया है, वो तो यहां पर हो गई है फारग। ठीक है, फौजी बगावत यहां पर काम करने वाली नहीं है। अगर वो प्रेसिडेंट मडोरो को हटा देते हैं तो किसी नई गवर्नमेंट जो अमेरिका लेकर आएगा उसको भी वेनेजुएला की आर्मी कबूल करने वाली नहीं है। तो फिर वो क्या ग्राउंड इन्वेजन करेंगे? तो ग्राउंड इन्वेजन करेंगे तो एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अमेरिका को बहुत सरप्राइज कैपेबिलिटीज का सामना करना पड़ सकता है। यानी ऑन पेपर तो ताकत का कोई कंपैरिजन नहीं है अमेरिका और वेनेजुएला की, लेकिन वियतनाम भी तो है ना, वियतनाम में भी तो अमेरिका गया था। तो सरप्राइज जो कैपेबिलिटीज हैं उसका सामना अमेरिका को करना पड़ सकता है और बिल्कुल ऑपोजिट रिजल्ट्स। और ये जंग जो है वो इस डिक्लाइनिंग एम्पायर के लिए एक डिजास्टर भी साबित हो सकती है और जो उनकी कैलकुलेशन है इसके बिल्कुल उलट नताज भी निकल सकते हैं। तो एक ये बात होगी। लेकिन इसके साथ साथ नज़ीर आप देखिए कि जो बड़े एम्पायर्स होते हैं उनका एक मसला होता है और वो ये होता है कि उन्हें मुसलसल जंगों में रहना है। बड़े एम्पायर्स को चलाने के लिए बड़ी आर्मी चाहिए। अब जब आपने बड़ी आर्मी बना ली है तो आप उसको बिठा के तो नहीं रखेंगे। वो बड़ी आर्मी जो है वो मुसलसल जंगों में रहेगी। मुसलसल जंगों में रहने की वजह से वो एम्पायर जो है वो डैमेज होता रहेगा। लेकिन जंगें करनी भी इसलिए है कि वो जंगों में जाएंगे तो वहां से वसाइल लूट कर लाएंगे, कहीं से सोना उठाकर लाएंगे, कहीं से और वेल्थ उठाकर लाएंगे। तो जो वॉर ऑन टेरर है, वॉर ऑन टेरर के नाम के ऊपर अमेरिका ने बहुत सारे मुल्कों से सोना निकाला है, बहुत सारे उनके रिसोर्सेज जो वो निकाले हैं। आज भी वहां पर अमेरिकन बैठे हुए हैं और यही कुछ वहां से निकाल रहे हैं। तो अब उनको यहाँ की वेल्थ चाहिए, वेनेजुएला का गोल्ड चाहिए, यहाँ के रिसोर्सेज और यहाँ की वेल्थ जो है वो चाहिए। तो ये एक साइकिल है कि बड़ी आर्मी और उसने मुसलसल जंगों में रहना है और मुसलसल जंगें उस एम्पायर को जब नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ये साइकिल जो है वो माजी की बहुत सारी एम्पायर्स को कोलैप्स कर चुका है और इस एम्पायर की भी ये सबसे बड़ी खराबी इस वक्त साबित हो रही है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, एक नया चैप्टर अमेरिकन एंडलेस वॉर्स का शुरू होने जा रहा है। यानी अगर आप नोट करें तो पिछले 20 साल वॉर एंड टेरर, पिछले 20 साल जो है वो वॉर एंड टेरर के नाम हुए। तो आपको पिछले 2-3 साल में अमेरिकन फौज का गैप नजर आ रहा है। जैसे रेस्ट नहीं करवाया जाता तो पिछले 2-3 साल में गैप नजर आ रहा है। यानी फौजें मौजूद हैं, अड्डे हैं, लेकिन उस तरह की कोई एक्टिव इन्वेजन कहीं नहीं हुई। तो ये वॉर ऑन ड्रग्स जो है ये लैटिन अमेरिका में, इस पूरे रीजन में, जैसे मिडिल ईस्ट, ये पूरा रीजन जो है यहां पर आपने देखा जंगे। तो ये जो लैटिन अमेरिका है, साउथ अमेरिका, इस पूरे रीजन में वॉर ऑन ड्रग्स जो है यानी अगले 20 साल की जंगे, उसका एक नया चैप्टर जो है यहां पर हमें शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, अब देखिए कि लेबनान के ऊपर इजराइल ने स्ट्राइक की है। इजरायली ड्रोन अटैक्स कार इन सदर्न लेबनान। 7 इजरायली फौजें जो है वो सीरिया में घुसी हैं। सदर्न सीरिया में इजरायली फौजों ने मजीद एडवांस किया है। 7 गजा में वायलेशन की है, गजा में बमबारी, लेबनान में बमबारी की है, शहादतें हुई हैं, सीरिया में मजीद एडवांसमेंट की है। तो ये एंटिटी जो है बार बार अपने इकदामात से साबित करती है जिसको मिडिल ईस्ट के ममालिक जरा आंखें बंद करना चाहते हैं इस रियलिटी से। लेकिन रियलिटी ये है कि इस एंटिटी का वजूद ही वायलेंस है। इस एंटिटी के साथ अमन कायम नहीं हो सकता। और इस एंटिटी ने अब इतना साबित कर दिया कि इसका एक दिन भी बमबारी के बगैर सर्वाइवल नहीं है और नेतन्याहू का एक भी दिन बमबारी के बगैर सर्वाइवल नहीं है। तो मिस्र ने कहा है, मिस्र को फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने कहा, मिस्र ये कह रहा है कि फुल इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए गजा के एग्रीमेंट की। ठीक है ना, बमबारी वहां पर हो रही है, वायलेशन हो रही है। तो ये रीजन के ऊपर सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि वो दो टोक अंदाज में इजराइल से इंप्लीमेंटेशन करवाने में फेल है, बिल्कुल फेल है। और ईरान ने यह कहा है कि ICJ की रूलिंग आने के बाद जब यह साबित हो गया है कि वॉर क्राइम्स हुए हैं तो फिर वेस्टर्न जो इंप्यूनिटी है इजराइल के लिए वो खत्म होनी चाहिए। ईरान कॉल्स फॉर एंड टू द वेस्टर्न इंप्यूनिटी फॉर इजराइल आफ्टर ICJ रूलिंग। तो ईरान पर तो झट से सैंक्शन लग जाती हैं, कोलंबिया के सदर पर भी लग गई, निकोलस मडोरो के ऊपर भी लग गई, प्यूटन के ऊपर भी सैंक्शंस हैं, किम जोंग अन के ऊपर भी सैंक्शंस हैं, लेकिन नेतन्याहू के ऊपर कोई सैंक्शंस नहीं है। तो वेस्टर्न जो
जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं वो गजा ने बहुत ज्यादा जब एक्सपोज किए हैं। और नेतन्याहू से पूछा गया है कि वेस्ट बैंक के एनेक्सेशन की अमेरिकन ने मुखालफत की है, तो उसने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इजराइल एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, ये हमेशा से एक प्रॉक्सी था और हमेशा एक प्रॉक्सी रहेगा। अब आप देखिए स्टीव बैनन, ये बहुत बड़ी शख्सियत है मागा की, इन्होंने कहा कि इजराइल का जो ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट है वो फारिग हो चुका है और इन्होंने कहा कि इजराइल का जो एक्सपेंशन ड्रीम है ये सीज फायर को कोलैप्स करेगा। ये कामयाब नहीं होगा लेकिन जो एक्सपेंशन ड्रीम है ये सीज फायर को कोलैप्स करेगा। स्टीव बैनन ये बात कर रहे हैं। द ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट ऑफ नेतन्याहू ब्लू अप इन हिज फेस। तो ये उन्होंने बात की है कि एक तो सीज फायर कोलैप्स हो सकता है चूंकि जो इजराइल के इरादे हैं, लेकिन जो ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट है ये फारिग हो चुका। तो अमेरिका में अब ये जो मागा के लोग हैं, पहली बार अमेरिका के अंदर इस तरह की वॉइसेस जो है वो सामने आ रही है। दो एनालिसिस मैं आपके सामने रखता हूं मिडिल ईस्ट, साउथ अमेरिका और दुनिया के हालात को समझने के लिए, एम्पायर को समझने के लिए। ये अमेरिका के बहुत बड़े एनालिस्ट हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने दरअसल अमेरिका फर्स्ट की बजाय एम्पायर फर्स्ट की जो पॉलिसी है उसको आगे बढ़ाया है। अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को आगे नहीं बढ़ा रहा बल्कि एम्पायर फर्स्ट की जो पॉलिसी है, ये दोनों चीजें एक नहीं है। यानी एम्पायर फर्स्ट कुछ और है और अमेरिका फर्स्ट कुछ और है, ये वो एनालिस्ट बात कर रहे हैं। एम्पायर फर्स्ट का मतलब यह है कि एंडलेस वॉर्स के अंदर रहना, ना खत्म होने वाली जंगों के अंदर रहना, जिसका कोई ताल्लुक अमेरिका के फायदे के साथ नहीं है। अच्छा जी, जिसमें वो जो बड़े असलहा बनाने वाली कंपनीज है और डीप स्टेट है और बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं वही उससे जब वो फायदा उठाते हैं। और ये जो जंगों का नया सिलसिला ट्रंप शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज ट्राइंग टू कीप द आइडिया अलाइव। इस बात को, इस मकसद को जिंदा रखना है कि इस प्लेनेट के एक एक इंच पर अमेरिका की जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल होगा। यानी ट्रंप जैसा बंदा जो अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाकर आया है, जंगों को खत्म करने का नारा लगाकर आया है, अगर वो भी एक नई जंगों में एंगेज होने जा रहा है तो दरअसल ये उसी पॉलिसी को आगे बढ़ाना है। और वो पॉलिसी ये है कि इस प्लेनेट के एक एक इंच पर अमेरिकन जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल होगा। और उन्होंने कहा कि क्या हम अमेरिका फर्स्ट को लागू कर सकते हैं बिफोर टोटल बैंकरप्टेंसी। इस रास्ते के ऊपर अमेरिका का मुकम्मल दिवालिया निकलने जा रहा है। तो सवाल यह है कि क्या ट्रंप उस प्रॉमिस पर वापस आ सकते हैं जो प्रॉमिस उन्होंने तोड़ दिया। ये अमेरिकन एनालिस्ट बात कर रहे हैं। दूसरी बात आप ये देखिए, ये एक बड़े रशियन एनालिस्ट है वो बात कर रहे हैं रशियन मीडिया के ऊपर। वो कह रहे हैं कि वो जो अमेरिका था, जो 1991 का अमेरिका था, 1991 का, जब सोवियत यूनियन कोलैप्स होता है और वो यूनिपोलर वर्ल्ड के तौर पर सामने आता है, एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया है। एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया है कि दुनिया में कोई अब ताकत बची ही नहीं है और ना किसी ताकत का दोबारा राइज होगा। अमेरिका ही अमेरिका है। अब वो सूरत हाल एग्जिस्ट नहीं कर रही है। The US is in serious trouble, but the mental capacity to understand and adapt to the change in these circumstances is not there. अमेरिका अब इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन दुनिया की रियलिटी बदल चुकी है और इसका सबूत है यूक्रेन में उनकी शिकस्त, इसका सबूत है चाइना का खड़े होना इनकी ट्रेड वॉर के सामने, गजा में इनका फेलियर, ईरान के खिलाफ इनका फेलियर, वेनेजुएला के इनके खिलाफ खड़े होना, ये सारा इसकी हेजेमोनिक वर्ल्ड का खात्मे का सबूत है। लेकिन वो इस जैसे फाइनेंशियल टाइम ने कल लिखा कि ट्रंप ने टैरिफ को ओवर एस्टिमेट किया, उसको लगा कि वो टैरिफ लगाएगा और सब ढेर हो जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। तो वो हेजेमोनिक स्टेटस खत्म हो रहा है, लेकिन अमेरिकन उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और उन्होंने कहा कि जब हम ट्रेड की बात कर रहे हैं और वो हमारे पर सैंक्शन लगा रहे हैं, द यूएस नीड्स रशिया फार मोर देन रशिया नीड्स द यूएस। ये अमेरिकन को समझने की जरूरत है कि रशिया से ज्यादा अमेरिका को रशिया की जरूरत है। यानी ऐसा नहीं कि रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा के ये रशिया का रास्ता रोक सकते हैं, असल में अमेरिकन को रशियन की जरूरत है। तो ये वो स्टेटस अब बाकी नहीं रहा। तो ये दो सिनेरियोज हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं मौजूदा तनाजुर में। अब वेनेजुएला की आर्मी का एक बड़ा अहम तरीन स्टेटमेंट जारी हुआ है। वेनेजुएला की आर्मी ने कहा है कि हम एक तो सदर के साथ खड़े हैं, दूसरा हम कोई भी ऐसी गवर्नमेंट जिसको वाशिंगटन यहां पर इंस्टॉल करने की कोशिश करेगा उसको हम नहीं मानेंगे। द वेनेजुएलन आर्मी कंफर्म्स दैट इट विल नॉट अलाउ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द गवर्नमेंट सबसर्विएंट टू द अमेरिकन्स। जो अमेरिका की कठपुतली होगी उसको हम कबूल नहीं करेंगे। ये बहुत ही बड़ी बात है। देखिए, जो अमूमी CIA की प्लेबुक है वो यही है, फौजी बगावत करवाना या फिर ऑपोजिशन, ठीक है ना, वो आ गई या फौजी, ज्यादातर फौजी बगावतें हुई हैं। तो अगर यहां पर फौज खड़ी हो गई है हुकूमत के साथ, और ना सिर्फ इस हुकूमत के साथ बल्कि किसी के कोई भी गवर्नमेंट उनको कबूल नहीं है,